पंजाब की 6th रिवर कौन सी है? अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो सीएनएस को डिप्रेस करती है। पहले बोलते थे कि एक ड्रिंक इज़ फाइन, बट अभी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन डब्ल्यूएचओ की है कि अल्कोहल इंडिया वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पे आता है स्लीप डिप्रिवेशन। तो दिनेश जी देखिए, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप इज जस्ट लाइक रिचार्जिंग योर फोन। जो स्क्रीनिंग टाइम है वो भी एक रीज़न है क्या स्लीप डिप्रिवेशन का? ज़्यादातर स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनको एंग्जाइटी होने के चांसेस, डिप्रेशन होने के चांसेस, मेमोरी इश्यूज होने के चांसेस, ये सब ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि स्ट्रेस से मतलब लेना ब्रेन के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस थोड़ा बहुत ले रहे हैं और उसको मैनेज कर पा रहे हैं और उस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं, देन इट्स गुड। कुछ हमारे सामने कुछ एक्यूट प्रॉब्लम आई, सपोज कीजिए सामने कुछ सांप आ गया या शेर आ गया, तो सडनली आपको स्ट्रेस टेंशन होगी। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, रात दिन वो काम करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो प्रॉपर अपने टाइम में जो सोने का टाइम है वो मैनेज कर ले। देखिए दिनेश जी, अगर कोई इंसान अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, अपनी स्लीप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो वो इंसान क्या जी रहा है? आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो ब्रेन को किस तरह से हार्म कर रही है, कैसे इसको इक्वली लेके चलें ताकि ब्रेन भी इम्पैक्ट ना हो और टेक्नोलॉजी का भी आप यूज़ कर सकें। नमस्कार दोस्तों। दिमाग जिसे हम कई बार बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, क्या हमें पता है ब्रेन किस तरह से काम करता है? ब्रेन को कौन सी चीज़ें है जो स्ट्रॉन्ग करती है और कौन सी चीज़ है जो ब्रेन को वीक करती है? आज द अनफोल्ड दिनेश धीमान में हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी बॉडी को और पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, द ब्रेन। और इस इंफॉर्मेशन को बेहतर से समझने के लिए आज जो मेरे गेस्ट है, ही इज़ अ वेरी फेमस इन ट्राई सिटी और उनको लोग लाइफ सेवर के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर हरप्रीत सिंह मान। आज हम उनसे जानेंगे ब्रेन किस तरह से काम करता है, स्ट्रेस, टेक्नोलॉजी एंड नींद से क्या इम्पैक्ट हो रहा है डे बाय डे ब्रेन पे, आज हम उसके बारे में उनसे जानेंगे। और कब एक छोटी सी दिक्कत भी स्ट्रोक का सिग्नल बन सकती है। सो बी रेडी। आज हम ब्रेन के एक एक सीक्रेट को अनफोल्ड करने वाले हैं। वेलकम मान सर। थैंक यू। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो बेस्ड है मेरी एक रिसर्च पे जो मैंने रिसेंट में करी थी। उसमें हमने पाया कि जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है उसकी जो पिक्चर थी वो बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि अभी भी लोगों को एग्जैक्टली ये पता नहीं कि न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहाँ पे सिर्फ 10 से 15% लोगों को एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज़ न्यूरोलॉजिस्ट, कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे एजुकेशन थोड़ी ज़्यादा है, उस एरियाज़ में भी सबको पता नहीं है। 60 to 65% लोगों को एग्जैक्टली पता है कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज माने इंडिया एज पर द पॉपुलेशन, तो सिर्फ 25 to 30% लोगों को एग्जैक्टली पता है कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन भी यही है कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन और साइकेट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और ये आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताना है ताकि जो व्यूअर देख रहे हैं, जो ऑडियंस है, वो समझ पाए कि इनमें डिफरेंस क्या और न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं। दिनेश जी, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन मेडिसिन के वो डॉक्टर होते हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स की बीमारियों का इलाज गोली से करते हैं, दवाई से करते हैं, जो उसका डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन मेडिकली करते हैं। अगर इसी मतलब ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का कुछ बीमारी है जिसका इलाज सर्जिकल होना है, तो वो न्यूरोसर्जन करते हैं। सो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन एक ही फील्ड से डील करते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट मेडिकली ट्रीट करते हैं, उसको दवाइयों से ट्रीट करते हैं, जबकि न्यूरोसर्जन उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल इलाज करते हैं मन की बीमारियों का, राइट। सो एक न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन की बीमारियों का इलाज करते हैं, साइकेट्रिस्ट मन की, बिहेवियर की, ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो जैसे स्लीप डेप्रिवेशन है, ये किस में आता है? न्यूरोलॉजिस्ट स्लीप डेप्रिवेशन इंसोम्निया है। सो इंसोम्निया कॉमनली हम लोग देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट इसको डील करते हैं। ओके। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पे आता है स्लीप डेप्रिवेशन में। यहाँ पे लोग औसतन जो है 59% लोग सिर्फ 6 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं। मतलब 6 घंटे की भी उनकी नींद नहीं हो पाती। तो स्लीप किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है ब्रेन के ऊपर? आप एक तो इसके बारे में हमें बताइए कि स्लीप का जो इंडिया में ये रेशो है
क्या ये सही है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो दिनेश जी देखिए, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक स्लीप इज जस्ट लाइक रिचार्जिंग योर फोन। तो हमें रिचार्जिंग के लिए टाइम बहुत ज़रूरी चाहिए। और जब हम सोते हैं तो हम सिर्फ अपनी बॉडी को ही रिचार्ज नहीं करते, हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने नर्वस सिस्टम को रिचार्ज करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, राइट। और जब हम रेस्टिंग स्टेट, स्लीप स्टेट में होते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी के बहुत से टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं ब्रेन से, एंड हमारी बॉडी को, सेल्स को रिक्यूपरेट और रिजुविनेट होने के चांसेस मिलते हैं। तो एडिक्वेट स्लीप होना बहुत ही ज़रूरी है। एक अडल्ट को अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 आवर्स का स्लीप एक रात में होना आवश्यक है। और अगर कोई बच्चा है तो उसको, बच्चे को स्लीप के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिचार्ज नहीं होंगे तो अगले दिन जाके हम कैसे काम कर पाएंगे, कैसे एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड येस, वी इंडियंस आर स्लीप डिप्राइव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। सर इसी से रिलेट करता हूँ कि जो स्क्रीनिंग टाइम है वो भी एक रीज़न है क्या स्लीप डिप्रिवेशन का लोगों में? इवन ये तो किड्स में भी है आज की डेट में। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको हैप्चुअल बना दिया बच्चों को भी, या तो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने वैसा कर दिया है क्योंकि वो रील्स बनाते हैं तो बच्चे भी उसमें सेम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम चीज़ क्या करते हैं जो अडल्ट है, जो हमारी एज के होंगे, वो क्या करते हैं, वो भी रील्स बनाते हैं। इसके अलावा वो देखते भी है, उनको फ़ोन का, वो बच्चे का तो सेम क्राइटेरिया ये बन चुका है कि वो खाना नहीं खा सकते, सोएंगे भी नहीं, वो खाना भी नहीं खा सकते अगर टीवी नहीं है। तो जो स्क्रीन टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है, चाहे वो बड़ों के लिए, एल्डर के लिए है, अडल्ट के लिए है, चाहे वो किड्स के लिए। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या इसके प्रिवेंशन हो सकती है, और दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट होगा आगे जाके वो किस लेवल पे जा सकता है? देखिए, आज का जो ज़माना है वो आईटी का ज़माना है। स्क्रीन, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, गैजेट्स का ज़माना है। तो हमारा स्क्रीन टाइम, बीट चिल्ड्रन, बी इट मिडल एज और बीट एल्डरली, सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। ओके, तो जैसे हर चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, उसी चीज़ का नुकसान भी हो सकता है। तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से क्या होता है कि हमारी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, हमारा नेक का पोस्चर खराब हो जाता है, हमें स्पॉन्डिलोसिस जल्दी होता है, वी फील मोर फटीग्ड, एग्जॉस्टेड फील करते हैं हम, हमारा ब्रेन डिप्राइव्ड फील करता है। और जो लोग ज़्यादातर स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनको एंग्जाइटी होने के चांसेस, डिप्रेशन होने के चांसेस, मेमोरी इश्यूज होने के चांसेस, ये सब ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसका स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड है। सो स्क्रीन टाइम लिमिट करना एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है। ब्रेन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, वो एग्रावेट हो जाते हैं अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम अगर आप पूछें एडिक्वेट स्क्रीन टाइम कितना होता है, एडिक्वेट स्क्रीन टाइम शुड बी बिटवीन 1 to 2 hours इन अ डे, नॉट बियॉन्ड 1 to 2 hours इन अ डे, और वो भी कंटिन्यूसली होना चाहिए। ओके, अगर हमें ज़रूरत है, स्क्रीन पे हमारा काम है, तो मतलब आपको ब्रेक लेना चाहिए आधे घंटे बाद, कम से कम 3 मिनट का ब्रेक लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका कंप्यूटर आपके आइज़ के लेवल पे हो और आपसे एडिक्वेट डिस्टेंस पे हो, कम से कम 16 से 18 इंच की दूरी पे होना चाहिए। एंड यू शुड टेक एडिक्वेट ब्रेक्स एवरी हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, ताकि आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो पाएँ। सो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इससे सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो जैसे सर ना, ये अभी जो करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के इसमें आप भी आप में ले लो, टीवी लोग बच्चों को दिखा रहे हैं। तो उससे बच्चों को कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए? आप कोई ऐसा टिप भी हो सकता है इसके लिए जो पेरेंट्स को करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि इसका एंड ऑफ द डे असर ब्रेन पे ही आएगा। एम आई राइट सर? करेक्ट। तो अगर वो ब्रेन को ही इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका सारा जो भी वो एनर्जी यूज़ कर रहा है बच्चा, तो अभी वो बिल्कुल छोटा है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी तो उसका ब्रेन ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, ड्यू टू स्क्रीनिंग टाइम जो वो अभी दे रहा है। तो पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखे? ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन है सोशल मीडिया का, क्योंकि अभी जो मैंने अभी आपको से कन्वर्सेशन के टाइम बात रखी थी कि रील्स लोग बनाते हैं, उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये कहाँ तक आपको सही लगता है, और ये रुकना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये आगे जाके ही प्रॉब्लम आएगी और वो बच्चों को ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? देखिए कि जैसे हमने बोला कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
तो अगर आप उसी चीज़ को सही तरीके से यूज़ करेंगे वो फ़ायदेमंद होगी, उस चीज़ को आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको नुकसानदेह होगी। स्क्रीन टाइम आपका ज़रूरी है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इंटरनेट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गैजेट्स, बट हमें पता होना चाहिए कि कब हमने उसको नो बोलना है और कितने टाइम पीरियड पे हमने उसको छोड़ देना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इट्स ए मैटर ऑफ हैबिट, जितना जल्दी हम ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करेंगे अपने बच्चे के अंदर कि वो स्क्रीन टाइम को एडिक्वेट देखे, जितना उसको देखना इसकी ज़रूरत है उतना ही देखे, उससे ज़्यादा मत देखे। और बहुत बार ना बच्चे ऐसे इन्फ्लुएंस में आके वायलेंस भी करने लग जाते हैं, बच्चे बहुत बार डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी मेमोरी का इशू हो जाता है। आई हैव सीन मैनी। हाँ, तो ये बड़े कॉमन इशू है। सो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चे का थोड़ा सा विजिल रखें कि बच्चा कितनी देर कौन से वेबसाइट पे है या कौन सा साइट पे एक्सपोज्ड है और कितना उसको एक्सपोजर दे सकते हैं। So, जितना कम एक्सपोजर होगा स्क्रीन टाइम का उतना ही बच्चा अपने उस टाइम को और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे कि बाहर जाके खेल सकता है, स्कूल टाइम या बुक्स पढ़ सकता है। सो देयर आर अदर वेरियस वेज इन विच जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं वो टाइम हमारा स्पेयर होता है तो और चीज़ों में यूज़ हो जाएगा। स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड, नॉट जस्ट फॉर किड्स बट एडल्ट्स के लिए भी और एल्डरली के लिए भी। तो इसी में एक दो चीज़ें मैं मतलब इकट्ठे नहीं लूँगा उनको, डिफरेंट है वो दोनों चीज़ें, स्ट्रेस और टेंशन। ठीक है, दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है। और बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि स्ट्रेस से मतलब लेना ब्रेन के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है, कॉन्स में या प्रॉस में जैसे भी वो सोचते हैं अपने हिसाब से। बट मेरा ये मानना है कि स्ट्रेस लेना भी तो चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मेरा सुबह कोई काम है और मैं आज उसके लिए स्ट्रेस ही नहीं ले रहा, मैं थोड़ी भी टेंशन नहीं लेता उस चीज़ की, तो वो तो गलत चीज़ है। तो वो कल हो ही नहीं पाएगा जो मेरा विजन होगा या जो मैंने सोचा है कि मैं बाय टुमारो जैसे ही मेरा कल का दिन शुरू होता है तो मैंने ये चीज़ें करनी है, आज से मुझे वो टेंशन होनी चाहिए, मुझे स्ट्रेस भी होना चाहिए। अगर मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने विजन को क्लियर कर पाऊँगा। इसमें जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर स्लीप में ये चीज़ें आती है, स्लीप के ही अंदर अगर मैं इसको काउंट करूँ तो क्या ये स्लीप के अंदर आता है स्ट्रेस और टेंशन, कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई तो आप जो भी आपके काम थे या जो भी टाइम मैनेजमेंट भी वो भी सारी हिल जाएगी। तो क्या स्ट्रेस उस वजह से बिल्डअप होता है, क्या टेंशन भी इसी वजह से बिल्डअप होती है स्लीप की वजह से? देखिए, स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आपका सर भारी लगेगा, आपको बॉडी में एक्स होंगी, तो वो स्ट्रेस का फिजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता है, ओके, स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है। स्ट्रेसफुल लोग जो रहते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम रहती है, वो कॉमनली फटीग्ड महसूस करते हैं, उतने एनर्जाइज महसूस नहीं करते और उतना आउटपुट नहीं दे सकते। सो स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज़ है, तो ऐसा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज़ ही है, स्ट्रेस एक नेगेटिव वर्ड ही है। स्ट्रेस इज ए नॉर्मल थिंग, बट अगेन जैसे हमने पहले बात की थी कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। सो अगर आप स्ट्रेस थोड़ा बहुत ले रहे हैं और उसको मैनेज कर पा रहे हैं और उस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं, देन इट्स गुड। अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इसके लिए इतनी देर पे स्क्रीन टाइम कम रखना है, टाइम से सोना है, तो वो सब दैट इज़ नॉर्मल, दैट्स ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। बट ज़्यादातर क्या होता है कि वो स्ट्रेस हम नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाते हैं, हम चिंता में, वरी में रहते हैं और उससे क्या होता है हमारी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है और वो जो हमारी स्टेट है, हमारी जो सिचुएशन है, वो हमारी बॉडी, माइंड और इमोशन सबके लिए ख़राब होती है। जब स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, एंड लॉन्ग टर्म पे अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो दे कैन हार्म द बॉडी। सो एक्यूट स्ट्रेस जैसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, फाइट और फ्लाइट, राइट? कुछ हमारे सामने कुछ एक्यूट प्रॉब्लम आई, सपोज कीजिए सामने कुछ सांप आ गया या शेर आ गया, तो सडनली आपको स्ट्रेस टेंशन होगी, ओके, आपके बॉडी के अंदर से हार्मोन सिक्रीट होंगे, आपकी हार्ट रेट फास्ट होगी, आपके मसल्स में एकदम जान आएगी, यू विल डू व्हाट हैज़ टू बी डन एट दैट मोमेंट, राइट? बट अगर आप इसी सिचुएशन को कंटिन्यू चलते जाएंगे तो वो स्ट्रेस का बुरा प्रभाव पड़ेगा आपकी बॉडी पे और माइंड पे। स्ट्रेस एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, एक ब्रॉड टर्म है, राइट? जो मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता, और जो आपके लिए आज स्ट्रेसफुल है हो सकता है 4 दिन बाद आपके लिए वो बात स्ट्रेसफुल ना रहे, राइट? सो ये जैसे आपकी इनर बीइंग जैसे मैच्योर होता जाता है, जैसे आपकी विल पावर इंप्रूव होती जाती है, आपकी चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता बेटर होती रहती है। तो जैसे जैसे हमारी क्षमता बेटर होती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल उसी चीज़ के लिए कम हो जाता है,
right? So stress is not directly related to sleep, but sleep ज़्यादा आना या कम आना is one of the features of stress, right? ओके Stress can lead to anxiety, stress can lead to depression, और stress और depression के patients या तो ज़्यादा खा सकते हैं, कम खा सकते हैं, ज़्यादा सो सकते हैं या कम सो सकते हैं. तो ये सब physical manifestations of stress हो सकती हैं. तो स्ट्रेस के लिए ये है कि आपको अपने अंदर काम करना पड़ता है. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ बेसिकली. जैसे सिंपल चीज़ें जो हमें पहले हमारे बुजुर्ग ज़्यादा करते थे, कुछ अब हम लोग भी कर रहे हैं, जैसे कि योगा करना, मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन करना, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना. तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं. सर जैसे जिसको सोने की प्रॉब्लम है, अभी मार्केट में ग्लासेस भी आ चुके हैं इसके, ठीक है. जैसे एक मैं आपको बता दूं, रेड ग्लास जो अवेलेबल है आज की डेट में, वो सोने से पहले पहन लो. उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से ब्लू लाइट ब्लॉकर है. देखिए दिनेश जी, सोना एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है. भगवान ने, नेचर ने हमें एक नॉर्मल सर्काडियम रिदम दिया है, जिसमें कि जब सन अप है तो हम अप हैं, ओके. जब सन डाउन है तो हमारे नींद के सेंटर्स अवेकन हो जाते हैं. जब हमें नींद आती है, जब हमें नींद आने वाला टाइम होता है, उस टाइम पे हमारे पीनियल ग्लैंड से एक मेलाटोनिन करके हार्मोन सीक्रेट होता है, राइट. जब वो हार्मोन सीक्रेट आता है तो दैट गिव्स अ सिग्नल टू द माइंड एंड टू द बॉडी कि ये रेस्ट का टाइम आ गया है. जो लोग ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, ओके, तो वो लोग से उन लोगों का मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो जाता है, इसलिए उनका स्लीपिंग टाइम कम हो जाता है. स्लीप जो आती है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं आती, ओके. सो जो लोग ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं या रेड ग्लासेस लगाते हैं, उनको स्लीप आने में थोड़ा बेटर रहता है. इट बिकम्स स्लाइटली मोर ईजियर, राइट. बट एक नेचुरल चीज़ के लिए हमें आर्टिफिशियल चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? हम सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कर लें. एक स्लीप हाइजीन होता है, समथिंग कॉल्ड स्लीप हाइजीन, राइट. एक टाइम से उठना, एक टाइम से सोना. एक कोशिश कीजिए एक ही रूम में सोइए, सराउंडिंग सेम रखिए, एक बेड पे सोइए. सोने से 2 घंटा पहले अपने सारे गैजेट्स बंद कर दीजिए. लाइट सा म्यूज़िक लगाइए, एक बड़ी मध्यम सा म्यूज़िक हो या व्हाट यू कॉल वोकल्स हों, ओके, ये हों, वैसा लगा के आप धीरे से सो जाएंगे. तो इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. सोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सोना इज़ ए नॉर्मल थिंग. जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, वैसे सोना इज जस्ट ए नॉर्मल रूटीन थिंग. सो हमने इस बात को इतना ब्लो नहीं करना चाहिए. और दूसरी बात, जितना हम सोचते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, उतना नींद आने के चांसेस कम हो जाते हैं. इसलिए जस्ट माइंड को रिलैक्स रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, हल्का सा सैर कीजिए, और खाना खाने से 2 घंटे के बाद आप बेड पे चले जाइए. आपकी बॉडी अपने आप यूज्ड टू हो जाएगी, और 2-3 हफ्ते के अंदर आपके हार्मोनल बैलेंसेस और आपकी सर्काडियन रिदम अपने आप नॉर्मल हो जाएगी. आपको बहुत कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो कुछ ऐसा तो नहीं सर, जैसे म्यूज़िक की जो आपने बात करी अभी, अगर मैं डेली वो सुन रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन मेरा उस चीज़ के लिए हैप्चुअल हो जाए सोने से पहले. मैं जैसे अभी मध्यम वॉइस हमने कोई लगा रखी हो और मैं उसमें सो रहा हूँ रेगुलर, और मुझे उसकी हैप्चुअलिटी हो जाए कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे नींद नहीं आए, तो ऐसा तो नहीं है कुछ सर? क्योंकि अगर कोई यूज़ कर ले इस कन्वर्सेशन के बाद, कोई देख रहा हो, उसको लगे कि हाँ अगर सोने में इतनी मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. सो देखिए, किसी भी चीज़ की हैबिट या एडिक्शन अच्छी चीज़ नहीं है, राइट. आपको किसी भी चीज़ को एडिक्टेड नहीं होना है, ओके. सो आप एक नॉर्मल चीज़ को नॉर्मल तरीके से लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें कभी सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. जैसे आप उठते हैं सुबह, या आप सांस लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, नहीं, हमारा दिल धड़क रहा है, हम सोचते हैं कि हमारा दिल धड़क रहा है, राइट. हमारे पेट की मूवमेंट हो रही है, हमें पता लगता है नहीं, हम देख रहे हैं. दीज आर एफर्टलेस थिंग्स. ये नॉर्मल है हमारी फिजियोलॉजी के अंदर. तो वैसे सोना ही नॉर्मल है. तो आपको किसी एडिक्शन की, या किसी इवन म्यूज़िक से भी एडिक्शन की, या दवाई की एडिक्शन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप थोड़े दिन के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए. 2-3 हफ्ते बाद एक बार आपकी सर्काडियन रिदम इस्टेब्लिश होगी, फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी. फिर आप नॉर्मली अपने आप ईजिली, जस्ट एज ए बेबी गोज इन टू स्लीप, यू गो बैक इन टू द स्लीप मोड. मैं अपनी बात करूँ, मैं शायद ही 4 या 5 घंटे सोता हूँ शायद. और उसमें भी ये है कि थोड़े अलग अलग तरह के काम रहते हैं,
तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि विदाउट एक बार मुझे फ़ोन देखना ही पड़ता है। उसमें भले ही मैं क्लाइंट्स के मैसेज चेकआउट करूँ, बट मुझे वन टाइम लैपटॉप भी ओपन करना है बिफोर स्लीपिंग, और मुझे वन टाइम फ़ोन भी देखना है, क्योंकि किसी ना किसी का चैट आ रखा होता है तो हमें उससे बात करनी होती है। जो मेरा प्रोफेशन है उसके थ्रू मैं ये बात कर रहा हूँ। ये एक इश्यू है सर, और शायद मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, रात दिन वो काम करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो प्रॉपर अपने टाइम जो सोने का टाइम है वो मैनेज कर लें। तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे पर्सन को जिसको ये प्रॉब्लम है? जैसे मैंने आपको अपना ही एक एग्जांपल दिया कि मैं बहुत कम सोता हूँ और मुझे लास्ट में नींद नहीं आती। देखिए दिनेश जी, अगर कोई इंसान अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, अपनी स्लीप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो वो इंसान क्या जी रहा है? करेक्ट। राइट। और दूसरी बात, नेक्स्ट टाइम हम आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ऐसे बंदे से मैं कहूँगा अपना काम चेंज कर लो। ग्रेट ग्रेट। राइट। सो देखिए, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है लाइफ में हमेशा। ओके, अगर आप हेल्दी हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी हैं, तो आप काम भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या वट एवर, देखिए कोई भी आपका, अगर आप फ़ोन नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं कि दुनिया में कुछ प्रलय आ जाएगी। करेक्ट। कुछ नहीं आने वाला। ऐसा नहीं कोई मार्केट क्रैश कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट। ओके, कुछ भी नहीं होना। ये हमारे मन में होता है सेल्फ इंपॉर्टेंस का कॉन्सेप्ट। राइट। अगर आपको पता है, इट्स ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन एंड हैबिट बेसिकली। अगर आपको पता है कि भैया नहीं करना ये, तो नहीं करना। उसके बाद ये सब आदत की बात होती है। ये सब आदत की बात होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दिनेश जी मैं आपको ना 10 करोड़ रुपए दूंगा, ओके, और आपको 8 बजे फ़ोन बंद करना है और सुबह 8 बजे चलाना है, तो बोलिए आप मानेंगे बात को कि नहीं मानेंगे? 100% मानेंगे, 100% मानेंगे। राइट। तो आपकी ज़िंदगी कितने 100 करोड़ से बड़ी है। राइट। आप और उसको अगर आप निगलेक्ट करके आप अपने फ़ोन और लैपटॉप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे, अपनी हैबिट्स ख़राब कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? आपकी। राइट। तो इसमें क्या है, आपको अपनी हैबिट्स को ठीक करना है, अपने डिसिप्लिन को रखना है, आपको सोने से कम 1 से 2 घंटा पहले अपने गैजेट्स को ऑफ करना है। ओके। और अगर आपका काम ऐसा प्रोफाइल है कि आप बंद नहीं कर पाते हैं अपना फ़ोन, लाइक जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं अपना फ़ोन नहीं बंद कर पाता हूँ। राइट। बट मैं इतना देख लेता हूँ कि अभी मेरा सोने के मुझे 7 से 8 घंटे चाहिए, तो मैं ये हमेशा बना के रखता हूँ कि सोने से पहले अपना फ़ोन ना देखूँ और उठते ही फ़ोन ना देखूँ। अगर कुछ मेजर इशू होगी तो समबडी विल कॉन्टैक्ट मी। मैं फ़ोन देख देख के क्या करूँगा? अगर कुछ इमरजेंसी है तो समबडी विल कॉल मी। राइट। तो ये सब हैबिट है बेसिकली। और ना हम इंसान बहुत स्मार्ट होते हैं बहाने बनाने में। करेक्ट। ओके, हम बहाना बना लेते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ब्रेन के जो सेल्स है वो रीजनरेट क्यों नहीं होते? बिकॉज आई वॉच्ड राज शमानी, एक पर्सन है, वो पॉडकास्ट करते हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी है। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है, बट कुछ हद तक ये बात सही नहीं है। राइट। सो ब्रेन में रीजनरेशन बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो ब्रेन के सेल्स जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, सो वी हैव 100 बिलियन न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन तकरीबन 10,000 बाकी न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो इतना बड़ा जाल है हमारे ब्रेन के अंदर। तो उसके लिए ना द न्यूरॉन्स दे बिकम मेच्योर और अपने साइनेप्टिक कनेक्शंस उनके बन जाते हैं, और उनके नेटवर्क्स और उनके पाथवेज बन जाते हैं। ये मेच्योर सेल्स हो जाते हैं। ये बाद में डिवाइड करना छोड़ देते हैं। ओके। इसलिए ही ब्रेन की रीजनरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ एरियाज होते हैं ब्रेन के, जैसे कि मेमोरी का एरिया होता है जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, एक ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है, तो ये इनके सेल्स कैन रीजनरेट बेटर देन द अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन। ऐसा नहीं है कि ब्रेन के सेल रीजनरेट नहीं करते, रीजनरेट करते हैं, स्लोली करते हैं और कम करते हैं। और जब भी ब्रेन की इंजरी होती है, आप देखिए पेशेंट कुछ समय बाद इंप्रूव करने लग जाता है। वो कैसे इंप्रूव करता है? वो इम्प्रूव करता है बिकॉज जो ब्रेन के बाकी सेल्स बचे हैं वो नए पाथवेज और नए सर्किट्स बनाते हैं। राइट। देन दे ट्राई टू टेक ओवर द वर्क ऑफ द एरिया विच इज गॉट डैमेज्ड। सो ब्रेन में होता है रीजनरेशन, बट कम होता है एज कंपेयर टू से स्किन और अदर ऑर्गन्स। तो ब्रेन में आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो ब्रेन को किस तरह से हार्म कर रही है ना? पर जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि क्या टेक्नोलॉजी ब्रेन को हार्म कर रही है डे बाय डे, और टेक्नोलॉजी के प्रॉस क्या हो सकते हैं और कॉन्स क्या है, एंड ब्रेन पे ये कैसे इम्पैक्ट करता है,
और क्यों कर रहा है, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता आज की डेट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एक पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो कैसे इसको इक्वली लेके चलें ताकि ब्रेन भी इम्पैक्ट ना हो और टेक्नोलॉजी का भी आप यूज़ कर सको। दिनेश जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो थिंग्स आर बिकमिंग ईजियर। काउंटर है आपने रखा। तो चीज़ें ईजी हो रही हैं, चीज़ें नए आयाम देख रही हैं, नई चीज़ें जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, राइट। सो टेक्नोलॉजी का जैसे कि प्रोज हैं वैसे ही उसके कॉन्स भी हैं, लेकिन डिपेंड, देखिए ये ना इंसान पे डिपेंड करता है कौन यूज़ कर रहा है उसको। जो इंसान यूज़ कर रहा है उसको पता है कहाँ पे पॉज बटन है, कहाँ पे स्टॉप बटन है, तो वो समझदार है, वाइज है। जिसको पता नहीं कि पॉज कहाँ लगाना है, स्टॉप कहाँ लगाना है और इसको यूज़ कैसे करना है, उसके हाथ में आप कुछ भी दे दो, चाहे टेक्नोलॉजी दे दो, चाहे AI दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, उसको मिसयूज़ कर लेगा। सो कोई चीज़ खराब या ठीक नहीं है, टेक्नोलॉजी या खराब या ठीक नहीं है, डिपेंड करता है आप यूज़ कैसे उसको कर रहे हैं। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए कितने कंफर्ट्स, कितने ईज़ कर सकती है, आपको कितने अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस दे सकती है। अगर आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं तो वही चीज़ आपके लिए बेन बन सकती है, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी को नीचे ले जा सकती है, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में डाल सकती है। सो ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे यूज़ करता है, यूटिलाइज कैसे करता है। सर एक वर्ड आपने यूज़ किया एंग्जाइटी, तो वो क्या मतलब एक पर्सन पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है उस टाइम पे, ड्यूरेशन टाइम पे जब वो हो रहा है उसके साथ? देखिए, एंग्जाइटी कॉमनली एक एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होता है, राइट। अगर हमने सपोज कीजिए आपने किसी डॉक्टर को मिलने जाना है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, राइट, या आप किसी कोर्ट में जा रहे हैं, या ऐसी स्ट्रेसफुल जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपका बॉडी यूज्ड टू नहीं, आपका माइंड यूज्ड टू नहीं है, या आप किसी को मिलने जा रहे हैं, सपोज करिए आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, समबडी वेरी इंपॉर्टेंट और सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क यू हैव टू डू, तो उस केस में ना हमारी बॉडी का स्ट्रेस रिएक्शन हो जाता है। तो हमारे हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें हमें पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, हमें गूज बम्स हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लग सकते हैं, हमें पैनिक अटैक हो सकते हैं। तो एंग्जाइटी अगर थोड़ी देर के लिए रहती है, विच इज़ फाइन। अगर हम स्टेज पे जा रहे हैं, हम थोड़े से एंग्शियस हैं, विच इज़ फाइन। बट आप हमेशा एंग्शियस रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कनेक्टेड है स्ट्रेस के साथ एंग्जाइटी? हाँ, एंग्जाइटी स्ट्रेस कॉमनली साथ साथ जाते हैं। कॉमनली पेशेंट्स जो स्ट्रेस में होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, कॉमनली वो एंग्शियस होते हैं, और जो कॉमनली एंग्शियस लोग होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू बी स्ट्रेस्ड एंड दे आर मोर प्रोन टू बी डिप्रेस्ड ऑल्सो। सो कॉमनली इन हैंड जाती हैं ये। ओके। स्मोक और अल्कोहल किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है ब्रेन को? देखिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों ही, पहले आप स्मोकिंग का नहीं, पहले मुझे अल्कोहल का बताइए कि अल्कोहल कैसे ब्रेन को मतलब ख़राब कर सकता है और क्या साइड इफ़ेक्ट है अल्कोहल? देखिए, आप पंजाब में हैं दिनेश जी, और पंजाब की 6th रिवर कौन सी है? अल्कोहल, राइट। ठीक है, तो आपको 6th रिवर के बारे में थोड़ा बताते हैं, ब्रेन में क्या करती है। ओके, सो एक में बात आपने आपके 6 रिवर क्यों बोला आपने सर? पंजाब में 5 रिवर्स है ना, तो 6वीं रिवर कौन सी है? अल्कोहल। okay. देखिए, अल्कोहल इज अ CNS डिप्रेसेंट। ओके, तो मैं इस बात को एम्फसाइज करूंगा, जो अल्कोहल है वो CNS को डिप्रेस करती है। ओके, सो इनिशियली जब हम अल्कोहल लेते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। तो उससे क्या है, वी हैव दैट फील गुड फैक्टर, हम थोड़े से डिसइनहिबिट हो जाते हैं। बट जैसे हमारी अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं गाबा। सो गाबा इज ए CNS इनहिबिटर, राइट। तो जैसे वो इनहिबिट होते हैं, CNS इनहिबिशन होती है, पेशेंट अल्टीमेटली एक डिप्रेसिव फेज की तरफ चला जाता है। अल्कोहल का असर हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज पे पड़ता है, जैसे कि सेरिबेलम पे पड़ता है। तो पेशेंट्स की जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम, तो पेशेंट की गेट वेवरिंग हो जाती है, पेशेंट शराबी की तरह जैसे चलता है, इम्बैलेंस होकर चलता है, पेशेंट की जजमेंट कम हो जाती है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे असर पड़ता है, पेशेंट की डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है, पेशेंट को राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, पेशेंट्स डिसइनहिबिट हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसे काम कर जाते हैं जो एक नॉर्मल अवस्था में वो नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, लोग डिसइनहिबिट होकर कई बार गाली गलौज करते हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तो ये डिसइनहिबिटेड रिस्पॉन्स है। कई बार लोग समटाइम्स कैन किल समबडी ऑल्सो इफ दे आर टू मच ड्रंक, राइट। एंड अल्टीमेटली जो इनिशियल यूफोरिक फेज होता है, हैप्पी फेज होता है, लेटर ऑन इट बिकम्स अ CNS डिप्रेसेंट फेज,
और उसमें पेशेंट्स डल और लेथार्जिक हो जाते हैं। तो अल्कोहलिक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए अल्कोहल इंटेक करते हैं उनके ब्रेन के सेल्स श्रिंक होने लग जाते हैं, राइट। और देर इज समथिंग कॉल्ड वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी हो जाती है, देर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्साकॉफ साइकोसिस हो जाता है। इन पेशेंट्स के ब्रेन में थायमिन की कमी हो जाती है और ब्रेन के सेल्स श्रिंक करने लग जाते हैं और पेशेंट्स को इम्बैलेंस हो जाता है, पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम आ जाता है, पेशेंट बेहोश हो सकते हैं। सो अल्कोहल एक CNS डिप्रेसेंट है, अल्कोहल एक आपके किसी भी ऑर्गन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। पहले बोलते थे कि एक ड्रिंक इज़ फाइन, बट अभी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन WHO की है कि अल्कोहल शुड नॉट बी टेकन। सो अल्कोहल इज़ समथिंग विच वी शुड ऑल अवॉइड, राइट। सो ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी मेरे दोस्त आ गए, हमारे घर में खुशी है, तो बहाने तो देखिए 1000 निकाल सकते हैं आप। खुशी है तो पी लो, गम है तो पी लो, कोई है नहीं साथ तो पी लो, कोई साथ है तो पी लो। तो ये तो बहाने हैं। अगेन ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपका बस सर कोई अगर हैप्चुअल है और वो रह नहीं सकता, अगर उसको आपको गाइड करके उसको बताना हो कि आप मंथ में 1 ले सकते हो, ठीक है, 1 टाइम आप ड्रिंक कर सकते, सपोज दैट, ये आउट ऑफ मतलब आपके प्रोफेशन से आउट ऑफ मैं पूछ रहा हूँ फॉर द ऑडियंस। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन सा पॉइजन अच्छा है हाँ, आप मेरे से जानना चाह रहे हैं कि ये पॉइजन अच्छा है, ये पॉइजन उतना अच्छा नहीं है। आई नो वेरी वेल कि ये पॉइजन ही है, बट मैं इस पर्पज से पूछ रहा हूँ कि अगर कोई हैप्चुअल है जो नहीं रह सकता है, अब उसको अगर वो देख रहा है तो वो मान ले इस बात को कि चलो ठीक है, सर ने कहा है कि अगर पूरे महीने नहीं कर सकते तो 1 मंथ आप 1 या 2 ले सकते हो, शॉट ले सकते हो। तो क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखो सर, बियर भी होती है ना, हर एक अल्कोहल में क्वांटिटी भी अलग होती है, तो डेफिनेटली वो ब्रेन पे इम्पैक्ट भी एज पर द क्वांटिटी डालता होगा, है ना सर। करेक्ट। देखिए ऐसा है कि आप किसी को बोलेंगे आप 1 बार पी लो, 2 बार पी लो ना, वो 1-2 से कभी 5 होगा, 10 होगा, वो ना इट जस्ट गेट्स आउट ऑफ द हैंड, राइट। सो कॉमनली तो हम बोलते हैं कि ना पीजिए। अगर आप हैबिचुअल हैं, आप यू कैन नॉट लिव विदाउट इट, सो ऑब्वियसली आप एक ही दिन में नहीं छोड़ पाएंगे। सो ये स्लो प्रोसेस होगा। आपको अपना विल पावर इंक्रीज करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आपको कम करते जाना पड़ेगा, राइट। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अभी कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज इज बेटर, एज आई मीन 1 versus 1, सो जिसमें भी अल्कोहल कंटेंट कम है वो इट्स ए बेटर बेवरेज इफ यू कंपेयर। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो उस पर लेस मतलब छोड़ना चाहते हो तो यस, वो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए, डेज रिड्यूस कर दीजिए और फिर धीरे धीरे जैसे भी होता है आप स्किप करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जंक, जैसे बियर इज दिस आर जंक कैलोरीज, राइट। इनके अंदर कैलोरीज नहीं होती हैं, इनके अंदर दिस आर जंक फूड्स, राइट। तो इसको बियर वगैरह लेने से बियर बैली हो जाती है। देखिए आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, आपको पता है अल्कोहल के लिवर पे साइड इफेक्ट नहीं होते अकेले, ओके, अकेले ब्रेन पे नहीं होते, हार्ट पे भी होते हैं। अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, अल्कोहल के पेशेंट्स का हार्ट का साइज एनलार्ज हो जाता है। देन अल्कोहलिक्स आर मोर प्रोन टू हैव कार्डिक एरिथमियाज, हार्ट की बीटिंग इरेगुलरिटी होने का बहुत हाई चांस होता है। उसको बोलते हैं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, ओके। जो पेशेंट हॉलीडे के टाइम बहुत शराब पीते हैं तो कॉमनली वीकेंड ख़त्म होते हैं उनके हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो अल्कोहल इज़ नॉट जस्ट बैड फॉर योर लिवर, इट्स बैड फॉर योर ब्रेन, इट्स बैड फॉर योर हार्ट, इट्स बैड फॉर योर नर्व्स ऑल्सो। अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब पॉइजन ही है। देखिए मतलब मेरे बोलने से आपको ऐसे लगता होगा कितनी ड्राई लाइफ हो जाएगी, कितनी डल लाइफ हो जाएगी, हमें शराब भी ना पिए, हम स्मोक भी ना करें, हम टाइम पे सोएं, हम योगा मेडिटेशन करें, तो ज़िंदगी में रखा क्या है। ओके, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, राइट। सो देखिए आपको डिसाइड करना है आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। यू हैव टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू वांट, राइट। अगर आपको पता है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है तो मैं क्यों करूँ, मैं क्यों ये ट्राई करूँ कि ये ड्रग्स में क्या है, जब मुझे पता है मैं इसमें हुक डाउन हो सकता हूँ और इससे मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे, मेरी फैमिली पे, मेरी सोशल लाइफ पे असर पड़ सकता है। मैं उस चीज़ में जाऊँ ही क्यों। वो समझदारी नहीं हुई ना कि मैं ये बोलूँ कि मैं एक्सपीरियंस करूँगा फिर मैं छोड़ दूंगा। अरे अगर आप एक्सपीरियंस करने स्टार्ट कर दिया उसके बाद इफ़ यू गेट हुक्ड ऑन टू इट एंड यू बिकम एडिक्टेड टू इट, तो आपको निकलना कितना मुश्किल होता है। और जब आप निकलते हैं आप कितना नुकसान करके कई बार निकलते हैं, आपके ऑर्गन्स कितने डैमेज हो जाते हैं। और जो आप देखिए जो लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक होते हैं जिनका लिवर खराब होता है, सिरोसिस लिवर हो जाता है, वो खून की उल्टियाँ करते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसे उनकी जान जाने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। सो अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही छोड़ दीजिए, आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम कीजिए, जितना भी आप कम से कम में रख सकते हैं वो लीजिए। रेड वाइन ले लीजिए, ओके, यू कैन टेक 1 or 2 glasses ऑफ रेड वाइन इन अ डे, 5 days in a week,
दैट्स स्टिल ओके, ब्रीजर में रेड वाइन मतलब अगर आप लेना ही चाहते हो, हाँ मतलब अगर आप ब्रीजर से लेकर वाइन तक। हाँ मतलब लेस क्वांटिटी वाली ये लीजिए। स्मोकिंग, और मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन एक साथ ही आपको बोला था कि स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में आपने बताना है हमें कि कैसे इम्पैक्ट करता है। तो अल्कोहल तो हो गया, स्मोकिंग कैसे इम्पैक्ट करता है ब्रेन को? देखिए स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है, राइट, जब हम स्मोक करते हैं, और स्मोकिंग में जब हम स्मोक करते हैं उसके अंदर बहुत से टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं और टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। सो इनसे आपकी ब्लड वेसल्स जो है ना वो थिक हो जाती हैं। ओके, जो स्मोकर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी हार्ट अटैक होता है, स्मोकर्स को जल्दी स्ट्रोक होता है, स्मोकर्स को जल्दी कैंसर होता है, बक्कल कैविटी का कैंसर, लंग कैंसर, ये सब जल्दी होता है। और स्मोकर्स की वेसल्स जिसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो आपकी जो वेसल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कोलेस्ट्रॉल का जमना बोलते हैं वो बढ़ जाता है, वो फास्ट हो जाता है। और जो स्मोकर्स होते हैं उनको जल्दी ये सब कार्डियक एलिमेंट्स या ब्रेन के एलिमेंट्स, वेसल्स के एलिमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो स्मोकिंग इज़ अ डेफिनेट नो नो, ओके। और आप मैं आपको एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो कोई इंसान स्मोकिंग को एडिक्टेड है, अगर वो आज स्मोकिंग छोड़ता है तो उसको 4 से 5 साल लगते हैं फॉर द बॉडी टू गेट बैक टू नॉर्मल। ऐसा नहीं कि आपने आज स्मोकिंग छोड़ी तो आप कल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं होता। बॉडी पे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हुए हैं उनको जाने में 4 से 5 साल लगते हैं। तो इसलिए काइंडली वो तो सीधा 4-5 साल पीछे ही चला गया आदमी, सीधा 4 से 5 साल पीछे चला गया। और ऐसे पेशेंट जो स्मोक क्रॉनिकली करते हैं और जिनको इनमें से कोई इशू हो जाता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, उनकी लाइफ का स्पैन शॉर्ट हो जाता है। इसलिए डेफिनेटली डोंट स्मोक। इट्स नॉट मैनली, इट्स नॉट समथिंग वेरी रोमांटिक कि स्मोक किया। स्मोकिंग इज बट नॉट। आजकल ये थोड़ा सा आम है, कॉलेजेस में भी, यंग जनरेशन भी। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि अगर वो कर रहे हैं I agree तो with उनको you. पता लगे। I agree with you. I agree with you. But that is the importance of this type of awareness, right? हम awareness spread करें कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं आपकी हेल्थ के लिए, और उनको हेल्थ अवेयरनेस करवाएं और उनको बोलें कि जो चीज़ें आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो सबसे दूर रहें। अवॉइड हो जाना चाहिए। अभी आप मुझे बताइए, जो पार्किंसन डिजीज़ है वो जो ब्रेन की वजह से होता है, कुछ ब्रेन्स के सेल है जो उसको एक्टिवेट करती है ऐसी डिजीज़ को? पार्किंसंस डिजीज जो है ना वो अगेन ब्रेन के सेल की बीमारी है। इसमें ब्रेन के अंदर केमिकल होता है डोपामीन करके, उसकी कमी हो जाती है। तो इसमें डीजनरेशन होती है कुछ सेल्स की, जो बेसल गैंग्लिया होता है। तो आप एक सिंपल सी बात आप समझिए कि जैसे अल्जाइमर डिजीज आपने सुना होगा, डिमेंशिया होता है, उसमें ब्रेन के कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स होती है जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन का, उसके सेल्स की डीजनरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी ही डीजनरेशन कुछ अलग एरिया में होता है जिसको कि बेसल गैंग्लिया कहते हैं, तो उससे ब्रेन के अंदर डोपामीन की कमी हो जाती है। तो अगर डीजनरेशन कॉर्टेक्स में हो रही है तो वो अल्जाइमर डिजीज की तरफ जाता है। अगर उसकी डीजनरेशन बेसल गैंग्लिया में हो रही है तो डोपामीन की कमी हो जाती है बॉडी में, उसके करके पार्किंसंस के सारे सिम्टम्स आते हैं और उसको पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम, मतलब ये डिजीज़ आती है। हाँ, ये ब्रेन की डिसऑर्डर है, ये ब्रेन का डिसऑर्डर ही। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, ऐसी ये क्वेश्चन है पैरालिसिस, क्योंकि जब जैसे हार्ट अटैक का हमें थोड़ा सा पता होता है कैसे, कि अगर आप टेस्ट करवा सकते हो तो क्लॉट्स का आपको पता लग जाता है, जिसकी मेडिसिन भी आती है और जिसका डॉक्टर ट्रीटमेंट भी बता देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ये प्रिकॉशन लोगे तो, जैसे ये ऑयल छोड़ देना, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना अगर हार्ट में प्रॉब्लम है। तो जब पैरालिसिस अटैक आता है तो क्या उससे पहले कोई टेस्टिंग की जा सकती है? हमें करनी चाहिए, जितने भी लोग हैं, साल में एक बार या पूरी लाइफ में वन टाइम, क्या करनी चाहिए टेस्टिंग बॉडी की, कि हमें ये पता लग सके कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो रही है? तो ऐसा कुछ है सर, ये पैरालिसिस का जो अटैक आता है इसका कभी पता लग सकता है पहले, या सडन अटैक है जिसको मतलब अटैक का लैंग्वेज तो वही है कि सडनली होगा? राइट। सो पैरालिसिस जैसे आपने हार्ट अटैक का पता है आपको, राइट? तो हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट की वेसल है, जो हार्ट की आर्टरी है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। ओके, उस ब्लॉकेज के कारण हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, उसको ब्लड की और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके कारण जो है वो मसल डैमेज हो जाती है। वैसे ही ब्रेन में स्ट्रोक भी इसी तरीके से होता है। जो ब्रेन की वेसल्स होती हैं, अगर उसमें क्लॉट आ जाए या वेसल फट जाए, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, तो ब्रेन के सेल्स जिनको न्यूरॉन बोलते हैं, उनको ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण उनकी
सेल डेथ हो जाती है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक. सो जैसे हार्ट अटैक है वैसे ही ब्रेन अटैक है. ब्रेन अटैक को स्ट्रोक बोलते हैं. अभी देखिए आपको ये समझना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होते हैं इन चीज़ों के. सो हार्ट और ब्रेन की जो डिसऑर्डर हैं उनके कॉजेज सिमिलर होते हैं. सो वर्ल्ड में सबसे कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इज हाइपरटेंशन, बीपी. जिन लोगों के बीपी अनकंट्रोल रहते हैं उनको स्ट्रोक आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं. आप एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर सिस्टोलिक बीपी जो ऊपर वाला बीपी होता है, अगर उसको हम 10 mm मर्करी कम करते हैं तो 40% चांस ऑफ हैविंग स्ट्रोक कम हो जाता है. जस्ट इमेजिन. सिर्फ उसको थोड़ा ध्यान रखना बीपी का. बीपी की दवाई लगातार खानी है तो हमारा स्ट्रोक होने के चांसेस 40% कम हो जाते हैं. और हाइपरटेंसिव्स, डायबिटिक्स, इनको 2 से 3 टाइम ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के. राइट. सो डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, स्मोकिंग हो गया, कार्डिक प्रॉब्लम्स लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है. अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. स्ट्रोक की बात आपने कही तो एक आपका आर्टिकल था अक्टूबर 30, 2017 में. उसमें आपने ब्रेन अटैक के बारे में बात की जिसमें आपने बताया कि हर 6 सेकंड में कोई स्ट्रोक के कारण मरता है. हर 6 सेकंड में. इस आंकड़े के पीछे मतलब क्या रीज़न है? सेकंड चीज़, इसकी सीरियसनेस इंडिया में कितनी है और कितनी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रोक इज़ ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी. ओके. इनफैक्ट डिसेबिलिटी का सबसे मेजर कारण स्ट्रोक है. ओके. एंड आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड रोड साइड एक्सीडेंट्स, स्ट्रोक इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टैलिटी. ओके. बॉडी जो भी बीमारियाँ हैं उसके कारण मोर्टालिटी के लिए. सो स्ट्रोक के बारे में जानकारी होना, जैसे हार्ट अटैक के लिए जानकारी होना बहुत ही इसेंशियल है. राइट. तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं ये सब जो मैंने आपको बताया. स्ट्रोक के पेशेंट्स ना 20 से 40% पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक हो जाता है उनकी डेथ हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month to 1 year. राइट. सो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट, बड़ी ही डेंजरस बीमारी है जिसमें प्रॉपर इलाज होना, टाइमली इलाज होना, लोगों को ये पता होना कि उसके सिम्टम क्या होते हैं. जैसे बी फास्ट हम बोलते हैं, वो सिम्टम होते हैं और पहले 4.5 घंटे के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर एमटी वैसे एंडोवास्कुलर प्रोसीजर होता है वो कर सकते हैं. तो ये सब बेसिक जानकारी होना जैसे कि हार्ट अटैक के बारे में ज़रूरी है वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक जिसको ब्रेन अटैक बोलते हैं उसके बारे में ज़रूरी है. एक 22 अगस्त 2016 को एक 40s के पेज पे, हॉस्पिटल के पेज पे, उनके वहाँ पे एक पोस्टर डला था जिसमें एक फ़्लाइट में आप किसी की, आपने शायद कोई प्रॉब्लम में आया था उस फ्लाइट के अंदर, वो गिर गए थे ऐसा कुछ था और आपने CPR दे के उनकी हेल्प करी थी. और शायद 40s हॉस्पिटल और उस टाइम पे और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपस में पार्टनरशिप था कुछ. राइट सर. तो वो उनको लाया गया, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी जब फ़्लाइट मतलब पहुँचती है तो उनको लाया गया और वो 2 दिन में ठीक भी हो गए. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था सर आपका? क्योंकि एक फ़्लाइट में सडनली ऐसा हो जाना और आप वो देख रहे हो और आपने इमीडिएट उस पर रिएक्ट किया. बिकॉज अगर एक नॉर्मल आदमी बैठा होगा तो वो पहले यही सोचेगा हुआ क्या, या तो जल्दी हो जाएगा नहीं, ठीक है, वो देखते कि यार बंदे को हुआ क्या, या उठाएंगे वो, उनको ये पता नहीं होगा कि CPR देना कितना ज़रूरी होता है. तो उस टाइम आपको मतलब ऐसा लगा कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है तो CPR से कंट्रोल किया जा सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. एक्चुअली मैं और मेरा एक और दोस्त वी वर कमिंग फ्रॉम दिल्ली. तो उस फ्लाइट में क्या हुआ कि हम लोग बैठे थे तो हमने देखा आगे कोई बुजुर्ग इंसान है वो बाहर उठने लगे एंड ही जस्ट स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन एंड सडनली ही वाज लाइंग लाइफलेस. राइट. सो तो सडनली उसने जो एयर हॉस्टेस हैं उन्होंने शी आस्क्ड फॉर हेल्प एंड वी वर देयर एंड वी सॉ कि ये हुआ है. तो बोथ ऑफ अस रश टू द पेशेंट एंड हमने देखा उसकी पल्स नहीं आ रही थी और पेशेंट पेल पड़ा हुआ था. तो एंड उसको कुछ कार्डिक इशू पहले से थे तो पल्स नहीं आ रहा था. तो हमने उसकी लेग्स अप की, हमने उसको CPR दिया एंड उस टाइम पेशेंट रिवाइव हो गया. उसके बाद he was admitted to Fortis Hospital for 2 days. Yes, 2 days. And then he was discharged and when he was discharged it was such a nice thing. And उसके बाद in fact he used to call me also and he used to convey his thanks for whatever had happened. क्योंकि उसमें जो पोस्ट में भी मेंशन किया गया था कि वो 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया. हाँ, पेशेंट that was his luck I guess. कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी भी होगी आपके पास
जहाँ पे पेशेंट ने कम्प्लीटली हार मान ली, उसकी फैमिली ने भी हार मान ली हो, कोई ऐसा स्ट्रोक का या पैरालिसिस का कोई अटैक आया और रिमार्केबल कमबैक हुआ हो किसी का, तो आपके पास ऐसी कोई केस या ऐसी कोई मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी जो आप व्यूवर को बता सको, जो ये देख रहे हैं, कि अगर लाइफ में ऐसा हो जाता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को भी अगर वो पॉजिटिव नोट के साथ चले, पॉजिटिव रहे, तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। सो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक बार वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच हैपेंड, मेरी इमरजेंसी कॉल डे पे मेरा एक बड़ा ही क्लोज न्यूरोसर्जन फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड था, तो ही गेव ए कॉल टू हिम कि सडनली ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विद हिज वाइफ एंड सडनली उसको एक साइड पैरालिसिस हो गया। यंग पेशेंट, डायबिटिक हाइपरटेंसिव था और उसको पैरालिसिस हो गया। आधे घंटे के अंदर वो पेशेंट हॉस्पिटल में था और आधे घंटे के अंदर हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसको एक इंजेक्शन होता है थ्रोम्बोलिसिस वाला, वो हमने उसको थ्रोम्बोलाइज किया। सो एक देयर समथिंग कॉल्ड डजारस इफेक्ट होता है, तो जैसे ही हमने उसको इंजेक्शन इंजेक्ट किया उसी टाइम उसका हाथ पैर पूरा चल पड़ा और वो पेशेंट फुल्ली ठीक हो गया। दैट वाज सो मिराकुलस, इट वाज सो मिराकुलस कि जो पेशेंट बोल नहीं पा रहा था क्लियरली, जिसका मुंह टेढ़ा था, हाथ पैर पूरा अधरंग था उसका, उसकी फैमिली रो रही थी, उसकी वाइफ रो रही थी एंड इतना पैनिक था उस टाइम सिचुएशन में, और उसको मतलब थ्रोम्बोलाइज करते ही पेशेंट हैड ए रिमार्केबल रिकवरी। सो दिस वाज समथिंग विच आई ऑलवेज रिमेंबर। सो मतलब इस केस के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आपको स्ट्रोक के लक्षण हैं तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, अपना टाइम मत ख़राब कीजिए। पंजाब में जैसे होता है अफीम खा ली या इधर जाके स्कैन कर लिया, वो सब कर लिया, वो सब मत कीजिए। आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए जो स्ट्रोक रेडी हो और वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाइए। अफीम वाली बात आपने काफ़ी अच्छी कही। आया कोई आपके पास ऐसा? बहुत वेरी कॉमन, आई थिंक 90% पीपल अफीम खा के कर जाती है सर? नो, सब ये गलत फहमियाँ हैं, मिथ हैं सारे। ये सब मिथ हमें डिबंक करने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो तो फिर हॉस्पिटल का क्या काम है? अफीम ही खाओ। अफीम खा लो। सर अगर आपके पास, एक तो अभी जाते जाते आप अगर मेरे पार्ट से कुछ चीज़ छूट चुकी है जो आपको लगता है कि ये पूछनी चाहिए, ज़रूरी रहेगी जो व्यूअर के लिए, तो एक तो आप उस थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हो। सेकंड, जाते जाते आपने मुझे ये बताना है कि आपसे अगर किसी ने जो देख रहे हैं उन्होंने अगर कंसल्टेशन लेनी है आपके पास या आपको कांटेक्ट करना है, तो आपको डिस्टर्ब किस इनबॉक्स पे करें? सो देखिए, इन्फॉर्मेशन ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक इंसान उसको पूरा जान पाए, वो पॉसिबल नहीं है। ब्रेन के हम स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी करते हैं तो भी 1% कैन नॉट नो होल ऑफ द ब्रेन, नॉट पॉसिबल, राइट? तो उसकी बहुत सारी सुपर स्पेशलिटीज़ हो जाती हैं। मेरा तो यही आपसे जाते हुए एक मैसेज होगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, अपना टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, एक लाइफ में डिसिप्लिन रखिए और अपनी जो बेसिक चीज़ें जो हम पहले करते थे, योगा, मेडिटेशन करना, रिलैक्स रहना और अपने आप को काम रखना, अपने लिए 1 से 2 घंटा दिन में निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने लिए टाइम ना निकाला तो किसके लिए निकाला, राइट? सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो जैसा कि अच्छा आपने पूछा कि किसी को कॉन्टैक्ट करना मुझे, तो देखिए मैं फोर्टिस में होता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में होता हूँ। आई एम डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी देयर एंड मैं वहाँ ओपीडी करता हूँ रोज़ 11 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक, ओके? एंड वहाँ पे मुझे मिल सकते हैं या हफ्ते में 4 बार मैं अपने घर पे क्लिनिक करता हूँ। मान न्यूरो क्लिनिक है, सेक्टर 79 मोहाली में। फोर्टिस में मिलना है तो आप फोर्टिस के रिसेप्शन कॉल सेंटर के नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आपको मेरे क्लिनिक पे, मान न्यूरो क्लिनिक पे दिखाना है तो उसका नंबर है 9056056066, तो आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं। इनबॉक्स कर सकते हो आप सर को। हाँ, ये सबसे पहला अभी जो पेशेंट रहने वाला आपको मैं हूँ, क्योंकि अभी आपने एक चीज़ बताई डिस्कशन में जहाँ पे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत कम स्लीप ले पाता हूँ, तो कुछ रीज़न है, बट आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली है कि जो खुद के लिए टाइम नहीं दे सकता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और ये बात करेक्ट है। आपने किसी भी सब्जेक्ट आपने में फ्लाइट में सुना होगा ना, हमेशा पहले अपने एक ऑक्सीजन लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प करो। अगर आप खुद की नहीं लगाओगे तो दूसरे की हेल्प कैसे करोगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मैं ही आपके पास आने वाला हूँ और भी इसके बारे में जानकारी लूंगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गिव अस अ टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू।